नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम कोशिका और उत्तक के बारे में इस क्लास में स्टडी करेंगे। कोशिका क्या है? जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। और कोशिकाओं के जो समूह होते हैं जिन्हें उत्तक कहते हैं। इस क्लास में दोस्तों हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक विज्ञान विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा करेंगे और जीव विज्ञान के जो महत्वपूर्ण पहलू है, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम विचार करेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा इस क्लास में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, कोशिका और उत्तक। देखिए, प्रस्तावना, जीव विज्ञान का अर्थ क्या है? तो कोशिकांग जीव क्या है? जीव विज्ञान, देखिए, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जीव प्लस विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी का मतलब होता है बायो, और यानी कि बायो का मतलब होता है जीवन, लाइफ, और लोगस का मतलब स्टडी, यानी कि जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी में किया जाता है जीवों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी शब्द का पहली बार 1801 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवियरनस ने किया था। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया, इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है। तो दोस्तों, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु है, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। जीव क्या है, लाइफ क्या है? जीवों को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है, लेकिन कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव सजीव हैं और या कौन सी वस्तु निर्जीव है। तो जीव सजीवों के लक्षण, लगभग सभी सजीवों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, अर्थात सभी सजीवों को ऊर्जा चाहिए शारीरिक वृद्धि के लिए। जैविक प्रक्रिया होती है उनमें, जैसे पेड़ पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी सजीव भोजन लेते हैं या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, ये दोनों ही भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा है सजीवों का लक्षण, सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि जो सजीव है वो श्वास लेते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया सभी सजीवों में पाई जाती है। इसमें ऑक्सीजन गैस लेते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। श्वसन प्रक्रिया में एक जो वयस्क व्यक्ति है 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। श्वसन प्रक्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं सभी जीव और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। अलग अलग जीवों में श्वसन प्रणाली अलग है। मनुष्य, शेर, गाय, सांप ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। मक्खी, कॉकरोच और अन्य कीट ये ट्रेकिया द्वारा श्वसन लेते हैं, जबकि केंचुआ जो होता है वो त्वचा द्वारा श्वसन लेता है। मेंढक जो होता है दोस्तों वो फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करता है, जबकि ऑक्टोपस, मछली और झींगा ये गिल यानी कि क्लोम की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। व्हेल, मछली, डॉल्फिन ये फेफड़े और नासा छिद्र वातरंध्र से सांस लेते हैं। ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। डॉल्फिन वगैरह आपने देखा होगा, पानी की तरफ ऊपर मुंह निकालते हुए देखा होगा समुद्र में। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिससे वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया की जस्ट विपरीत होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये प्रक्रिया होती है, जबकि श्वसन प्रक्रिया जो होती है वो दिन व रात यानी कि डे और नाइट दोनों में होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। सजीवों में प्रजनन होता है, यानी कि सजीव जनन करते हैं, यानी कि सभी सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान पाए जाते हैं, बाह्य कर्णपिन्ना पाई जाती है, जो बच्चे को जन्म देते हैं, जिन्हें जरायुज कहते हैं, यानी परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी इत्यादि। लेकिन वे जंतु
जिनके बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते हैं, शरीर पर बाल नहीं होते हैं और अंडे देते हैं, जिन्हें अंडप्रजक कहते हैं। जैसे पक्षी, मेंढक, बतख, मछली, ये सभी अंडप्रजक प्राणी हैं। चमगादड़, व्हेल, मछली और सील ये बच्चों को जन्म देती है। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। यानी कि स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को स्तनधारी कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं। पौधों में और प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें भी निम्न तरीकों से प्रजनन होता है। जैसे कलम के द्वारा गुलाब के अंदर हम कलम उगा देते हैं तो गुलाब का पौधा विकसित हो जाता है। कलिका, आपने आलू के अंदर आलू की आँख देखी होगी, उसको उगाने पर पूरा आलू का पौधा विकसित हो जाता है। पत्तियों द्वारा भी प्रजनन होता है, जैसे ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा में। जड़ द्वारा शकरकंद के अंदर जड़ उगाने पर शकरकंद का पौधा विकसित हो जाता है। अगला है सजीवों में वृद्धि होती है, यानी कि सजीव ग्रोथ करते हैं, एक निश्चित आयु तक लगातार बढ़ते हैं। उनकी नवजात शिशु से वयस्क में बदलना ये वृद्धि है। एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है, तो ये सजीवों में वृद्धि का प्रमुख लक्षण है। यानी कि सजीव वृद्धि करते हैं समय समय पर। सजीवों की मृत्यु होती है, यानी कि जो भी जीवित हैं उन सभी की मृत्यु होती है, निश्चित आयु के बाद वो मर जाते हैं। जीव विज्ञान का वर्गीकरण, मुख्य रूप से जीव विज्ञान को दो भागों में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान में बांटा गया है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी कि बायोलॉजी और जंतु विज्ञान दोनों का जनक है अरस्तु। वनस्पति में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जबकि इसके जनक है थ्रियोफ्रेस्टस, अर्थात थ्रियोफ्रेस्टस को पादप यानी कि वनस्पति शास्त्र का जनक कहते हैं। जब यह स्पष्ट हो गया कि कुछ जीव न तो पूर्ण रूप से प्राणी जगत में है और न ही वनस्पति में, E.H. हेकल ने 1866 में जीव विज्ञान के एक नए जगत प्रोटिस्टा का प्रतिपादन किया, जिसमें एक कोशिकीय जीव को बांटा। R.H. विटेकर ने इसे मोनेरा और कवक और वर्तमान समय में जीव विज्ञान की 5 जगतों में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 जगत अवधारणा R.H. विटेकर ने 1969 में प्रस्तुत की थी। मोनेरा में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक यानी कि जीवाणु को रखा गया है, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को रखा गया है, जबकि फंजाई यानी कवक में मशरूम, फफूंद इनको रखा गया है। बहुकोशिकीय क्लोरोफिल रहित पादप को फंजाई यानी कि कवक में रखा गया है, जबकि प्लांटी यानी कि पादप को रखा गया है, सभी पेड़ पौधों को, बहुकोशिकीय पेड़ पौधों को, और एनिमेलिया में जंतुओं को रखा गया है, जैसे मानव भी इसके अंदर आएगा। कैरोलस लिनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें पादप जगत और जंतु जगत को बांटा। इनको वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दी थी। जंतुओं के वैज्ञानिक नाम, पहला नाम वंश को, दूसरा जाति को बताता है, और वर्गीका इनको जनक कहते हैं। जीवों का नामकरण, 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की। लैटिन भाषा में इनके नाम होंगे, पहला नाम वंश को बताता है, दूसरा नाम जाति को इंगित करता है। तो देखिए कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे मानव, तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। होमो इसका वंश है और सेपियंस प्रजाति है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। कमल का वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। मोर का है पेवो क्रिस्टेटस, तो पेवो वंश है, क्रिस्टेटस जाति है। बाघ का है पेंथेरा टिग्रिस, जबकि मेंढक का राना टिग्रिना। गाय का है बोस इंडिकस। आम का मेंजिफेरा इंडिका। धान का है ओराइजा सेटाइवा। गेहूं का है टिटिकम एस्टिवम। मटर का है पाइसम सेटाइवम। तो ये सभी नाम जो हैं लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं और इनको इटैलिक शब्द में यूज किया जाता है। अरस्तु की जो पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलियम, और थ्रियोफ्रेस्टस की है हिस्टोरिया प्लांटेरम। कैरोलस लिनियस ने जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी, क्लासेस प्लांटेरम और फिलोसोफिया बोटेनिका, ये प्रमुख पुस्तकें इन वैज्ञानिकों की है। थ्रियोफ्रेस्टस को पादप जनक का जनक कहते हैं, जबकि अरस्तु को जंतु विज्ञान और बायोलॉजी का जनक कहते हैं। अब कोशिका की बात करते हैं अपन। जिस तरह से घर ईंटों से बनता है, छोटी छोटी इकाइयों से हमारा शरीर बनता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं, अर्थात कोशिका किसी सजीव की आधारभूत मूलभूत इकाई होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी कि जीव की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार की, जो कि एक पादप था यानी कि छाल थी लकड़ी की, उसमें की थी।
इसके आधार पर दो प्रकार की होती है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी जीव। यानी कि वे जीव जिनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है, जैसे जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, ये एक कोशिकी जीव हैं। देखिए बहुकोशिकी जीव होते हैं जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, जैसे कवक, जंतु। इनकी जो कोशिकाएं हैं पादप की, ये बहुकोशिकी होती है। कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी, इसको स्लाइडेन और श्वान, स्लाइडेन पादप वैज्ञानिक थे, श्वान जंतु वैज्ञानिक, इन्होंने 1838-39 में दिया था। इनके अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है। जीव एक कोशिकाएं होते हैं, बहुकोशिकी भी होते हैं। प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। तो कोशिका सिद्धांत क्या बताता है? जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, यानी कि नई कोशिका पुरानी कोशिका से ही बनेगी। तो कोशिका सिद्धांत। कोशिका की संरचना। कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों में, कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी, कोशिका द्रव बीच का जो द्रव होता है, और केंद्रक। कोशिका के अनेक भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, यानी कोशिका के अंग। इन कोशिकाओं में अलग अलग कार्य होते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग समान होते हैं और उनके कार्य भी अलग अलग। कोशिका भित्ति यह सिर्फ पादपों में पाई जाती है, यानी कि पेड़ पौधों में पाई जाती है, और ये बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है, उसको आकार देती है कोशिका को। यह शैवाल और हरे पौधों में सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जीवाणु और कवक में काइटिन की, यानी कि जीवाणु और कवक में काइटिन की पाई जाती है कोशिका भित्ति, जबकि पादप में सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली, इसका कार्य है कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले कणों को कंट्रोल करना। यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। इसका क्या कार्य है? कोशिका की सभी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को भी पहुंचाने का काम करता है। पौधों में इसकी स्थिति परिधि होती है। केंद्र के प्रमुख भाग हैं। केंद्र देखिए, जो सेंट्रल के अंदर जो विभिन्न प्रकार की परिधि यानी कि साइड में होती है। केंद्रक कला सबसे बाहरी आवरण, केंद्रक द्रव और केंद्रिका होती है। केंद्रक कला में प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल और आनुवंशिक गुण कोड होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। केंद्रिका आरएनए के संश्लेषण में मदद करती है। न्यूक्लियस जो होती है आरएनए के निर्माण में मदद करती है, यानी कि केंद्रिका। न्यूक्लियोइड्स, न्यूक्लियोलस भी कहते हैं इसको। तारक काय, सेंट्रोसोम्स, बावेरी ने इसकी खोज की थी। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है और कोशिका विभाजन में मदद करती है। तो दोस्तों तारक काय जो होता है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा देना है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन का केंद्र है। इसमें डीएनए भी होता है, यानी कि स्वयं का डीएनए होता है। यहाँ एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, जिसे ऊर्जा के मुद्रा या ऊर्जा के सिक्के भी कहते हैं। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर भी कहते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना है। पौधों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। यह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम बनाने में मदद करता है, यानी कि लाइसोसोम बनाने में मदद गोल्जी काय करता है। अंतःपर्दवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज करता है पोर्टर। इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। नलिकाओं की थैलियों से बना होता है। एक शिरा केंद्रक से दूसरा शिरा केंद्रक से जुड़ा होता है। यह वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन बनाने में भी मदद करती है। अगला है दोस्तों लाइसोसोम। डी डुवे ने इसकी खोज की थी। सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसका कार्य कणों को पचाना है। इसमें जल अपघटनीय एंजाइम्स भी होते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं। यह पुराने घिसे पिटे और अस्वस्थ कोशिकाओं को भी पचा लेता है। जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की जरूरत होती है तो यह अपना सारा द्रव्य मुक्त करके स्वयं कोशिका को पचा लेता है, इसलिए इसको कोशिका का आत्मघाती थैला भी कहते हैं। राइबोसोम की खोज करते पेलाडे हैं। इसका कार्य प्रोटीन बनाना। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। तो प्रोटीन फैक्ट्री कोशिका की है राइबोसोम। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल्स, इसका कार्य कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करना। पादप कोशिका में आकार बड़ा, जबकि जंतु कोशिका में छोटा। कोशिका के अंदर दाब को बनाए रखता है। यह मृत कोशिकांग है। लवक, यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है और 3 प्रकार का लवक होता है। हरित लवक, पत्तियों का हरा रंग इसके कारण होता है, जिसे पर्णहरित कहते हैं। यह भोजन बनाने में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण में केराटिन और जेंथोल्फिल भी होते हैं इसमें।
अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, यह पौधों में भूमिगत भागों में पाया जाता है, जैसे जड़ वगैरह में स्टार्च और प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। वर्णिक लवक पौधों की पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। इसी के कारण विभिन्न प्रकार की पंखुड़ियाँ होती है, जैसे गुलाब की लाल, सफ़ेद। कोशिका द्रव्य कोशिका अंदर का द्रव होता है, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य केंद्रक के अंदर का द्रव होता है, केंद्रक द्रव्य। जबकि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जब मिल जाते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं, जो जीवित पदार्थ कहलाता है। इसकी खोज पुरकिंजे ने 1939 में की थी। इसमें 80% जल होता है, अतः जीव द्रव्य जीवन का आधार है, यह पुरकिंजे ने कहा था 1939 में। कोशिका का आकार, तो कोशिकाएं गोल, चपटी और लंबी होती है, विभिन्न आकृति की होती है। इनका आकार किसी जीव के आकार के अनुसार नहीं होता है, परंतु कार्य के अनुसार होता है। कोशिका का आकार का संबंध उसके कार्य से है। कुछ कोशिकाओं निश्चित नहीं होती है, जैसे अमीबा, श्वेत रक्त कणिकाएं अपना आकार बदल सकती है। पेशी कोशिकाएं तर्करूपी यानी स्पिंडल शेप्ड में होती है, लंबी होती है, न्यूक्लियस सिरे न्यूक्लियर होते हैं इनके, इस तरह से न्यूक्लियर होते हैं मसल सेल्स में अंदर। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं गोल होती है, जबकि तंत्रिका कोशिका शाकित होती है, ब्रांच्ड शेप में होती है, इस तरह से। पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में जो फोटो आपको चित्र दिखाया गया है, एक तरफ पादप कोशिका है जिसमें वैक्यूल बड़ा है, रिक्तिका बड़ी है। दूसरी तरफ जंतु कोशिका है जिसमें वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं। और जो पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है साइड में होता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में होता है। तो इस तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हम स्पष्ट कर सकते हैं। ये वैक्यूल्स बड़ा होता है, रिक्तिका बड़ी। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका, कोशिका भित्ति इसमें होती है, इसमें नहीं पाई जाती। लवक इसमें पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। तारक काय इसमें नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि इसमें पाए जाते हैं। रिक्तिका इसमें बड़ी होती है, जबकि इसमें छोटी होती है। आकार, इसकी कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसकी कोशिका का आकार छोटा होता है। अब कोशिकांग और उनके उपनाम देखिए, विभिन्न प्रकार की कोशिकांग होते हैं। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क कंट्रोल कक्ष भी कहलाता है। राइबोसोम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। संगठन की जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की। आकार छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, यानी कि असीम केंद्र की में, जबकि आकार बड़ा होता है ससीम केंद्र की में। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। केंद्रक विद्यमान नहीं होता है, और जबकि इसमें केंद्रक विद्यमान होता है। कोशिकांग इसमें लगभग नहीं पाए जाते हैं, कोशिकांग इसमें विद्यमान होते हैं यूकैरियोटिक में। कोशिका विभाजन विखंडन मुकुलन द्वारा होता है, जबकि इसमें कोशिका विभाजन समसूत्रण अर्धसूत्रण द्वारा होता है। बैक्टीरिया नीलहरित शैवाल इसका उदाहरण है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोटिस्टा से आगे, यानी कि मानव कोशिका, जंतु कोशिका, अमीबा वगैरह यूकैरियोटिक कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री में गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। समसूत्री विभाजन, इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। दो प्रकार के समरूप कोशिकाएं बनती है, यानी कि समान गुणसूत्र रहते हैं इसमें विभाजन के बाद। गुणसूत्र की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। हमारी जो सोमेटिक कोशिकाएं यानी दैहिक कोशिकाएं में समसूत्री विभाजन ही होता है। इसकी 4 अवस्थाएं होती है। प्रोपेज, इसमें गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। गुणसूत्र 2 समरूपी अर्धसूत्रण क्रोमेटन में बने होते हैं, जो गुणसूत्र बिंदु पर जुड़े होते हैं। केंद्रक धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। मेटाफेज अवस्था, यानी कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं, इसमें केंद्रक और केंद्रिक झिल्ली लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र छोटा हो जाता है, कोशिका के मध्य में अवस्थित होता है। एनाफेज, गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है। जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक गुणसूत्र बिंदु पर मिल जाता है, तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। गुणसूत्र कोशिका के ध्रुवों की तरफ अवस्थित होना शुरू कर देते हैं, यानी कि अलग अलग पोल्स बना लेते हैं। कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होना शुरू हो जाती है, यानी कि सिकुड़ने लग जाती है कोशिका। टीलोफेज यानी कि अंत्य अवस्था, गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट होती हैं। 2 संतति केंद्रक बन जाते हैं, यानी कि 2 केंद्रक बन जाते हैं इस कंडीशन में, यानी कि केंद्रक का विभाजन भी हो जाता है। कोशिका मध्य रेखा संकुचित विभाजित हो जाती है। 2 समसूत्री विभाजन के बीच की विश्राम अवस्था को इंटरफेज अवस्था कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन,
यानी कि गुणसूत्र की संख्या इसमें आधी रह जाती है। इसकी खोज विजमैन ने की थी। यह केवल जनन कोशिका यानी कि अंडाणु और शुक्राणु बनाने में काम में आती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। जैसे हमारे अंदर 46 गुणसूत्र है तो शुक्राणु के अंदर और अंडाणु के अंदर मात्र 23 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में विभाजित किया गया है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में अर्धसूत्री विभाजन का भाग पहला है, गुणसूत्र की संख्या आधी। प्रोफेज फर्स्ट, समजात गुणसूत्र के आपस में जोड़े बन जाते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ की अदला बदली होती है जिसे जीन विनिमय कहते हैं। इसी विभाजन से क्रॉसिंग ओवर होता है और सबसे लंबी अवस्था है, यानी कि प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी अवस्था है। मेटाफेज फर्स्ट, इसमें केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। समजात गुणसूत्र के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज, समजात जोड़ों में एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव के तरफ दूसरे ध्रुव की तरफ चला जाता है। गुणसूत्र की संख्या कुल संख्या का आधा प्रत्येक ध्रुव पर पहुंच जाता है। टीलोफेज फर्स्ट में आधे गुणसूत्र वाले दो केंद्रक बनते हैं। कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है, इसमें सारी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज प्रोसेस होती है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं के समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहलाते हैं। ये पादप ऊतक और जंतु ऊतक में बांटा गया है। पादप ऊतक पादपों में पाए जाते हैं जबकि जंतु ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं। देखिए, जो प्लांट ऊतक को हम सबसे पहले पढ़ेंगे पादप ऊतक, तो ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं और इनको दो भागों में बांटा गया है। विभज्योतक ऊतक यानी कि विभाजनशील, और स्थायी ऊतक यानी कि जो बार बार विभाजित नहीं होते हैं। तो जो विभज्योतक ऊतक होते हैं वो बार बार डिवाइड होते रहते हैं। पौधे की वृद्धि वाले भाग प्ररोह, जड़ की चोटी, कैम्बियम में पाए जाते हैं। ये हमेशा विभाजित होते रहते हैं। पौधे की लंबाई और मोटाई बढ़ाने में मदद करते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन और निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना है, यानी कि मोटाई के लिए भी जिम्मेदार है और लंबाई के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। विभज्योतक ऊतक यानी कि ये बार बार विभाजित होते रहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति पतली होती है विभज्योतक ऊतक की, इनका आकार गोल, अंडाकार और बहुपृष्ठीय होता है। इनमें इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और अंडाकार आकार गोलाकार अंडाकार होता है। अंतर कोशिका यानी कोशिकाओं के बीच में स्थान नहीं पाया जाता। इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है। रिक्तिकाएं बहुत कम मात्रा में होती है, यानी कि वैक्यूल्स नहीं पाया जाता। और इस तरह से विभज्योतक ऊतक होते हैं, यानी कि जो विभाजनशील ऊतक। अगला है स्थायी ऊतक। ये ऊतक विभाजनशील नहीं होते, यानी कि बार बार डिवाइड नहीं होते हैं। इनका निश्चित आकार होता है। जीवित या मृत या पतली भित्ति, मोटी भित्ति वाले हो सकते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। रसदानी यानी कि रिक्तिकाएं पाई जाती हैं इनमें। ये दो भागों में इनको बांटा गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जो सरल ऊतक होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं और इनको तीन भागों में बांटा गया है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा यानी कि मृदुतक, ये पौधे की जड़, तना और पत्ती, फल फूल वाले भाग में पाए जाते हैं। अंडाकार, गोल, लंबी और बहुपृष्ठीय होते हैं। पेरेनकाइमा यानी कि मृदुतक ऊतक, ये जीवित ऊतक हैं। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। अंतर कोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस होता है और नई भी कभी कभी जीवित होती हैं। भोजन का संचय करती है। दृढ़ता भी यानी कि मजबूती भी प्रदान करती है। इसमें जब क्लोरोफिल होता है, यानी कि कुछ पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल होता है जिन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं, यानी क्लोरेनकाइमा क्लोरोफिल की वजह से होते हैं। कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोणोत्तक, ये पौधे के बाहरी भाग एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस के नीचे की तरफ होते हैं। ये जीवित होते हैं और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान यानी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इनका आकार गोल, अंडाकार या बहुपृष्ठीय होता है। इनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की मदद से भोजन यानी कि प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाते हैं। ये पौधे को लचीलापन यानी कि लचीलापन के लिए जिम्मेदार हैं और दृढ़ता भी प्रदान करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ोत्तक, ये लंबी, पतली और अंतर कोशिकीय स्थान इनमें नहीं पाया जाता। ये दोनों सिरों पर नुकीली होती है। ये मृत भी होती है इनमें, क्योंकि इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। ये पौधों को दृढ़ता यानी कि मजबूती प्रदान करते हैं, यानी कि पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। स्क्लेरिड एक प्रकार की स्क्लेरेनकाइमा ऊतक है जो कार्टेक्स, पित्त और कठोर बीजों में पाई जाती है। इससे ये चीज़ें कठोर बनती है, जैसे नारियल का आवरण आपने देखा होगा, कठोर अखरोट का आवरण, नारियल का आवरण, आलमंड का आवरण। रक्षी ऊतक,
ये उत्तक पौधे के भागों में जैसे पत्तियां, फूल, तनों इनकी बाह्य परत पर पाई जाती है। यह परत कोशिका मोटी होती है, मोम जैसा क्यूटिन पदार्थ से ढकी रहती है। ये उत्तक पौधे के भीतरी उत्तकों की सुरक्षा करती है, यानी कि मोम और क्यूटिन से ढकी होती है। जटिल उत्तक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जल तथा खनिज, लवण और भोजन का स्थानांतरण करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को दारू और पोषवाक को फ्लोएम को पोषवाक कहते हैं। जाइलम फ्लोएम संवहनी उत्तक हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू हैं। जाइलम लकड़ी यानी कास्ट भी कहते हैं इनको। पौधे की आयु की गणना वार्षिक वलय, छल्ले इनको गिनकर ही निकाला जाता है। तो यानी कि कितने वर्ष का है, इस तरह के होते हैं इनमें, वार्षिक वलय पाए जाते हैं इनमें जाइलम में। ट्रेकिड्स, वेसल्स यानी कि वाहिका, पेरेनकाइमा और स्क्लेरेड यानी कि स्क्लेरेनकाइमा, इनसे बने होते हैं ये। वाहिकाएँ पानी और खनिज लवण को जल से पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करती है। जाइलम पौधों को दृढ़ता भी देता है। फ्लोएम यह चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम फाइबर यानी कि फ्लोएम रेशे से बने होते हैं। चालनी नलिकाओं द्वारा पत्तियों से भोजन पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, चालनी नलिकाओं के द्वारा। और साथी कोशिकाएं भी इसको पहुंचाने में मदद करती है। साथी कोशिकाओं को सह कोशिका भी कहते हैं। अब जंतु उत्तक, तो जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल, पेशी, संयोजी और तंत्रिका उत्तक। एपिथेलियल उत्तक ये रक्षी उत्तक है, त्वचा की बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। त्वचा, मुंह, आहार नाल और फेफड़े की सतह बनाता है। यह अंदर की कोशिकाओं की रक्षा भी करता है। यह जल तथा अन्य पोषक पदार्थों के अवशोषण में मदद भी करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। पेशी उत्तक यह हमारे शरीर के अंगों को गति प्रदान करती है। हृदय की धड़कन, भोजन की नली में संकुचन, प्रसार पेशी उत्तकों के कारण ही होता है। पेशी उत्तक तीन भागों में बांटा गया है, रेखित पेशी उत्तक और ऐच्छिक कंकाली पेशी उत्तक। अरेखित पेशी चिकनी होती है, जबकि हृदयी पेशी है जिसको कार्डियक मसल्स भी कहते हैं, कार्डियक पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी क्या है, तो जी ये जो रेखित पेशी होती हैं ये हड्डियों के साथ जुड़ी हुई रहती हैं और शरीर को गति प्रदान करती है, इसलिए इनको ऐच्छिक यानी कि ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इच्छा अनुसार ये लंबी बेलनाकार होती है, इनको इच्छा अनुसार गति कराया जा सकता है। ये हल्के या गहरे रंग से बंद होते हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। अरेखित पेशी ये हमारे आमाशय, आंत, मूत्रवाहिनी और इनकी भित्तियों में पाई जाती है। लंबी तर्करूपी स्पंडल शेप में होती है, इनमें बंद नहीं पाए जाते हैं। इसमें केवल एक ही केंद्रक होता है। हृदयी पेशी यानी कार्डियक मसल हृदय में पाई जाती है, इनमें हल्के बंद होते हैं, बेलनाकार और शाखित होती है। कभी कभी इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। हृदय के लयबद्ध संकुचन और प्रसरण के लिए जिम्मेदार है। संयोजी उत्तक जो शरीर के अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है और बांधने का काम करता है। अस्थि, उपास्थि, कंडरा, स्नायु, रुधिर, ब्लड हमारा ये भी तरल संयोजी उत्तक है। अस्थियाँ जो होती है बहुत दृढ़ होती है, मजबूत होती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, आकार देती है। उपास्थि लचीली होती है, जैसे हमारे नाक और कान की जो इसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, लचीले उत्तक पाए जाते हैं। शार्क मछली का पूरा कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है शार्क मछली का पूरा कंकाल। कंडरा यानी टेंडन पेशी और अस्थि को जोड़ती है। स्नायु नर्म होती है और अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, यानी कि लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। एरियुलर उत्तक जो शरीर के अंगों को आपस में जोड़ता है, उत्तक से एरियुलर उत्तक यानी कि त्वचा को कुछ अंध सेल से जोड़ता है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है, शरीर के सभी भागों में दौड़ता है नलिकाओं के द्वारा। तंत्रिका उत्तक यह मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं में पाई जाती है, इनकी कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। अतः न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह संदेश वाहक का कार्य करती है। इसका प्रमुख कार्य संदेश का वहन करना। जीवों का संगठन, सभी जीवों की आधारभूत इकाई कोशिका है। कई सारी कोशिकाएं उत्तक बनाती है और कई सारे उत्तक अंग बनाते हैं और अंग से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र से हमारा शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है विभिन्न कोशिका